साथियों, मैं पिछले 7 और 8 महीने से मैं भी देख रहा हूं और आप भी अच्छे तरह से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आजकल चर्चा चल रही है पीएलआई स्कीम की और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। चाइना का हवाला दिया जाता है और ऐसे कंपनीज की चर्चा होती है जिसमें साथियों 3 नाम उभर करके आते हैं: डिक्सन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान फूड्स और अंबर इंटरप्राइजेस। ये साथियों तीनों कंपनीज मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के विषय में जानते होंगे। ऐसी कंपनियां दूसरे कंपनियों के लिए उत्पादों को बनाती हैं, आइटम्स को बनाती हैं और अपना मेहनताना वसूल करती हैं, और जिन कंपनियों के लिए बनाती हैं उन्हें बना करके ये प्रोडक्ट देती हैं और मार्केट में वही कंपनी इसकी मार्केटिंग करती है। सरल शब्दों में कहें तो बाजार का उपभोक्ता उन कंपनियों के पास होता है जो कंपनियां अपना उत्पाद बनवाती हैं। इसलिए बार्गेनिंग पावर जो प्राइस की है, जो रेट की है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास न होकर उन कंपनियों के पास होता है जो बाजार में अपना उत्पाद लेकर के जाती हैं। साथियों, इसी कड़ी के बीच आज हम एक कंपनी की बात करेंगे। वैसे तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी कंपनी के विषय में बात करना ज्यादा उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी जब इनमें से रेट आसमान छूने लगे, चर्चाएं अधिक होने लगी और रिटेल इन्वेस्टर, बहुत छोटा इन्वेस्टर इनके पीछे भागने लगा, तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी चर्चा करना एक सीमा तक अति आवश्यक है, ताकि मैं उन छोटे निवेशकों को जिनको जानकारी नहीं है, जो असावधान है, उन्हें सावधान कर सकूं। साथियों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी की। पहले साथियों इसके विषय में मैं कुछ जरूरी बातें बतलाऊंगा आपको और फिर उसके बाद इसका विश्लेषण करूंगा, ताकि आपको बात अच्छी से समझ में आ जाए। साथियों, मैं बहुत तकनीकी पक्ष में नहीं जाता। मैं सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं, उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूं जो सरल तरीके से बाजार में निवेश करते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत तकनीकी पक्ष में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो निवेशक हैं, जो लंबे समय तक निवेश करते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, किसी भी शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करके 3 या 4 साल या उससे अधिक समय तक निवेशित रहते हैं, उनके लिए बहुत बारीक बात जानना कोई अनिवार्य भी नहीं है। ये उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। ये उनके लिए तकनीकी पक्ष काफी बारीक जानना जरूरी है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेशक करते हैं, लंबे समय के निवेशक हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी नहीं है और बाजार के थोड़े बहुत उतार और चढ़ाव का उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि बाजार का स्वभाव हमेशा ऊपर जाना है। साथियों, ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरी कंपनीज के लिए। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। साथियों, ये कंपनी दूसरों के लिए टेलीविजन बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, स्मार्टफोन के पुर्जे बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है और सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, इसी तरीके के ये उत्पाद दूसरों के लिए बनाती है।
साथियों, जिनके लिए बनाती है, अगर उन कंपनीज के नाम लें तो उसमें सैमसंग है, जियोमी है, पैनासोनिक है, फिलिप्स है और भी ऐसी छोटी कंपनीज हैं। साथियों, इसके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो नोएडा, देहरादून और तिरुपति में भी है। तो इस प्रकार साथियों, ये कंपनी बीएससी और एनएससी में 2017 में लिस्ट हुई थी। वैसे काम तो ये काफी पुराने समय से कर रही है। अगर इस कंपनी की बात करें तो साथियों, ये कंपनी 1993 में सुनील वचानी ने इसको जो है इसकी स्थापना की थी। साथियों, जहां तक सुनील वचानी का सवाल है, इनके पिता का नाम श्री सुंदर वचानी था। अगर आपको याद होगा कि जिस समय भारत में टीवी की शुरुआत हुई और रंगीन टीवी आया, उसमें इनके पिताजी सुंदर बचानी ने वेस्टर्न ब्रांड से रंगीन टीवी भारत में सबसे पहली बार उतारा था। आगे चल करके साथियों हुआ क्या कि इस क्षेत्र में दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज आई, कंपटीशन बढ़ा और वो कारोबार जो सुंदर वाचानी जी का रंगीन टेलीविजन का वेस्टर्न टीवी बनाने का जो प्रोग्राम था वो कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब इस साथियों, ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इसने 2018 में जियोमी के साथ में एलईडी टेलीविजन सेट का एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद 2020 में इसने सैमसंग के साथ एलईडी टेलीविजन बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। दिसंबर 2020 में इसकी जो सब्सिडियरी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने मोटोरोला के साथ में स्मार्टफोन के कुछ पुर्जे बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जनवरी 2021 में इस कंपनी ने बताया कि इसने वायरलेस स्पीकर बोट लाइफस्टाइल के साथ एक करार किया और उसी महीने में इसकी सहायक कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एचएमडी ग्लोबल के साथ में। ये साथियों नोकिया स्मार्टफोन नोएडा प्लांट में बनाने का एक जो है एग्रीमेंट किया गया। इस तरह से देखें तो साथियों, वर्तमान समय में यह कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लगती है और यही कारण है कि स्प्लिट के पहले इसके दाम बड़ी तेजी के साथ बढ़े और आपने देखा कि कुछ ही समय में 5 और 6 गुने इसके दाम हो गए बहुत शॉर्ट पीरियड में। ठीक है साथियों, जब कोई भी काम अच्छा करता है तो बाजार में उसके रेट बढ़ते हैं, लेकिन साथियों बात यह है कि आखिर कितना एक अधिकतम रेट कितना हो सकता है। किसी भी कंपनी का शेयर 2000 से 20,000 और इसे कोई अगर एक छोटे समय में 2 लाख रुपए में बेचना चाहे, क्या आप खरीदेंगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि रेट बढ़ने का कोई न कोई आधार होता है। जब आप किसी चीज का मूल्य देते हैं तो आप उसके पीछे कुछ न कुछ सोच करके उसका मूल्य देते हैं कि उससे आपको लाभ होगा। लेकिन इस क्या बढ़ती कीमत पर इसकी भी कोई एक कैप था? कहां तक इसकी बढ़ती कीमत अदा की जा सकती थी? साथियों, अगर हम वर्तमान में बात करें तो इस कंपनी का पी जो है वो 162 के आसपास है। मतलब ये कंपनी एक शेयर में 24 रुपए कमाती है और इसका मतलब ये हुआ कि
एक शेयर में एक साल में 24 रुपए कमाती है, तो आपको अपनी कीमत निकालने के लिए 162 साल आपको लग जाएंगे। लेकिन साथियों, ऐसा होता नहीं है। समय के अंतराल पे कैपिटल वैल्यू बढ़ती है और लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है, तो पी धीरे धीरे उस शेयर होल्डर्स के लिए कम होता जाता है। लेकिन साथियों, कहां तक, किस सीमा तक? इसकी बुक वैल्यू 92 रुपए है और आज आप स्प्लिट के बाद इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं 4000 रुपए। साथियों, क्या जायज है जब इंडस्ट्री का पी 80 है और डिक्सन का पी 162 है, इसका अर्निंग पर शेयर 124 है, बुक वैल्यू 92 है, तो क्या इसकी कीमत 4000 को आप कहीं से भी जायज ठहरा सकते हैं? साथियों, जरा एक तरफ आप गौर करिए। नवंबर 2019 से इसके प्रमोटर जिन्होंने इस कंपनी को बनाया लगाया, वो लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? एक निश्चित प्राइस पर आने के बाद प्रमोटर्स अपने शेयर्स लगातार क्यों बेच रहे हैं? अगर ये 4000 से अगले वर्ष 40,000 में जाने वाला है, तो प्रमोटर अपने शेयर्स अभी क्यों बेच रहे हैं? साथियों, प्रमोटर्स के शेयर नवंबर 2019 में 38.07% थे। इनमें से शेयर्स बेच दिए गए और अब इनकी जो संख्या है वो 36.01% रह गई। साथियों, 4000 से 40,000 अगले साल जाने वाले शेयर्स को म्यूचुअल फंड ने भी बेचा। नवंबर 2019 में म्यूचुअल फंड के पास 20.88% की हिस्सेदारी थी, जो घटकर 16.58% रह गई। साथियों, जब इंडस्ट्री का पी 80 है, वो भी अधिक है, तो 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। कहीं ना कहीं तो इसकी कोई ना कोई तो सीमा होगी। साथियों, मुझे तो कुछ ऐसा समझ में आता है कि कहीं इस शेयर को इतना अधिक महंगा करने के बाद नासमझ लोगों को माल थमाए जाने की कोई योजना तो नहीं है। साथियों, आपकी भी नजर में कोई अंतिम कीमत होगी। अगर इसी शेयर को लोग आज 40,000 में बेचने लगे तो आप कुछ देखोगे या खरीद लोगे? साथियों, ना तो ये कंपनी गोल्ड उगल रही है और ना उगलने वाली है। इसकी मैक्सिमम प्राइस आपको समझनी होगी। ना तो साथियों ये कंपनी गोल्ड उगल रही है और ना आगे उगलने वाली है। इसकी अधिकतम प्राइस आपको समझनी होगी। और अगर साथियों आप समझते हैं कि यह गोल्ड उगलने वाली कंपनी है, और अगर ऐसा है तो जो भारत के दूसरे उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा हैं, यह भी आपको दूसरे दिन इसी मैदान में दिखाई देंगे। साथियों, आपको चर्चा शुरू करने से पहले हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर सुनील वाचानी हैं, इनके पिताजी श्री सुंदर वाचानी, जिनका वेस्टर्न ब्रांड से रंगीन टेलीविजन भारत में उतारा गया, उसकी बात आपको बतलाई थी।
साथियों आगे क्या हुआ, आगे दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी इसी क्षेत्र में उतरी और श्री सुंदर बचानी जी का कारोबार समाप्त हो गया। तो साथियों भारत में कारोबार करने की किसी को मनाही नहीं है, बहुत से उद्योगपति हैं। अगर ये यही सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है तो दूसरे जो हमारे उद्योगपति हैं कल वो भी मैदान में दिखाई देंगे। साथियों मेरी नजर में डिक्सन टेक्नोलॉजी 162 पी पर महंगा ही नहीं, अत्यधिक बहुत ही महंगा है और मुझे इसकी जो प्राइस वर्तमान में है वो पूरी तरह स्पेकुलेटिव है। साथियों 162 पी पर यह कंपनी ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो कस्टमर बेस है वो मुख्य कंपनियों के पास है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर अपना उत्पाद बनवाती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो रेट बार्गेनिंग होती है वो उन कंपनियों के पास होती है जो कंपनियां अपना उत्पाद बनवाती हैं, ना कि उन कंपनियों के पास जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। साथियों उन्हें जहां पर भी सस्ता काम दिखेगा वही काम लेंगी वो। इस प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ेगा और समय आगे आएगा और कंपनी ने अपने ग्रोथ यानी अपने लाभ के ग्रोथ को अधिक बढ़ाकर कंपनी के प्राइस स्टेबल रहकर ये पी नीचे नहीं आया तो आप ये जानिए कि इसके रेट जरूर कम होंगे ताकि इसका उचित रेट आ सके। अब साथियों जैसा प्रमोटर ने किया है, जैसा म्यूचुअल फंड ने किया है, वो इसीलिए किया क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ गया था। अब इस शेयर में रिस्क बढ़ गया है, आपको सावधान रहना है। चूंकि प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा, म्यूचुअल फंडों ने भी अपना घटाया, इसलिए आपको सावधान रहना है। हो सकता है कि अभी इसके रेट में बढ़ोतरी हो, लेकिन आपको लालच में नहीं आना है। जो लालच में आते हैं, कहीं आपने इस पे बड़ी रकम लगा दी और अचानक ये गिरने लगा, एफआईआई यहां से माल बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करके भागने लगे तो आपको एक भारी नुकसान हो सकता है और आपको इसमें लंबे समय तक फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों अभी मैं 4000 पर बिल्कुल इसके खरीदने की सलाह देने के पक्ष में नहीं हूं। आप महंगा खरीदिए इसे, लेकिन 120 से अधिक पी होना किसी तरीके से उचित नहीं है। और अगर हम 120 पी के आसपास इसकी गणना करते हैं तो यह करीब 3000 के आसपास आता है। इसलिए साथियों मार्केट में इसके बढ़ते रेट देखकर आप इसे मत खरीदें। इसके कामकाज को, इसके लाभ को और इसके फ्यूचर को देख करके आप किसी भी कंपनी में निवेश करें। साथियों आप हमेशा लाभ में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।